तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने चैनल पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे भी बढ़ा दीजिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों को लगातार ये सेशन मिलते रहें विदाउट डिले, विदाउट किसी प्रॉब्लम के। तो मैं हूं डॉक्टर ललित, आप सबके सामने आज के सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन। तो पहला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। उम्मीद करता हूं आपका सेशन बहुत अच्छे से जाएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। हेलो प्रिया, कैसी हैं एनी आप तो ऐसा लगता रास्ता भूल गई हैं। कभी दर्शन ही नहीं होते आपके, ना क्लास में ना कहीं। क्या सब आप कुशल तो हैं? थैंक यू गुड्डू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल आपके समक्ष, ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का दुगना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाए। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। पहला सवाल आपके सामने। मैं अच्छा हूं, अब मुलाकात नहीं होती आपसे इसलिए मुझे लगा कि आप शायद स्वस्थ तो हैं। ओके, प्रश्न बड़ा ही इजी है, बड़ा ही आसान है, आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। कैसे? ऐसी 3 क्रमिक का मतलब होता है कॉन्जुगेटिव, लगातार। अगर मैं इसको x मान के कराऊं तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1 और तीसरी संख्या x+2 है। ये लगातार क्रमिक 3 संख्याएं हैं। उसने कहा पहली संख्या का दुगना तो गुणा 2 कर दिया, दूसरी संख्या का 3 गुना आपने गुणा 3 कर दिया, तीसरी संख्या का 4 गुना आपने गुणा 4 कर दिया। तो टोटल कितना हुआ? आपने कहा 2x, इसको देखे तो 3x+3, इसको करें तो 4x+8। उसने कहा ऐसे करने पर इनको जोड़ा जाए तो उसका टोटल कितना आता है? 191 आता है। 2 3 5 और 7 12, 4 3 7 और दोनों माफ कीजिए 9x प्लस 8 और 3 11 बराबर 191। तो 9x इज इक्वल टू व्हाट? 191 माइनस का 11, तो x बराबर क्या? 180/9 दैट इज 20। तो 20 आपको मिल जाता है। x का वैल्यू 20 है, तो मुझे बताओ जब x का वैल्यू 20 है तो ये कितना हुआ? 21, ये हुआ 22। ये तो बेसिक तरीका है क्वेश्चन को करने का, ठीक है ना। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं टीचर्स डे की। तो राइट ऑप्शन क्या था? दैट इज 20, 21, 22। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, मैथ पर फीवर 98.4 तो नहीं हो रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर, समझ में आया। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे करेंगे उसको भी देख लो। आपने कहा 19 दूनी 38, 20 दिया 60, क्योंकि 3 गुना इसका 4 गुना 21 चौक 84। देखो 8 और 4 12, 2 आया तो 1 तो नहीं होगा। आप इसको देखो, सीखो। तो 20 दूनी 40, दूसरी संख्या का 3 गुना 21 दूनी 42, 3 गुना 63 और तीसरी संख्या का 4 गुना 22 चौक 88, सबको जोड़ो 191। तो भाई ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, चॉइस आपकी रहेगी, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे करिएगा। ओके, एक और सवाल लिया जाए। डन, वन मोर। एक कार्यालय में 108 मेजें हैं और 132 कुर्सियां हैं। यदि उनमें से 1/6 मेजें और 1/4 कुर्सी टूट जाए तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज पर और एक कुर्सी पर की आवश्यकता अनुसार कितने लोग उस पर कार्य कर सकते हैं। प्रश्न है कि भाई कुछ कुर्सियां कुछ मेज हैं, उनका 1/6 खराब हो गया, उनका 1/4 खराब हो गया। एक आदमी को काम करने के लिए एक कुर्सी और एक मेज की आवश्यकता है, तो उस कार्यालय में कितने लोग काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। और ये लाइक वाइक भाई बनाए रखें, लाइक वाइक में कंजूसी बिल्कुल ना करें, सवाल का जवाब देते रहें। देखते हैं क्या जवाब आता है इसका। समझिएगा सवाल कितना आसान था। उसने कहा एक कार्यालय में कितनी टेबल हैं? टेबल हैं 108 और चेयर कितनी है? चेयर है 132। प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है? 1/6 मेज और 1/4 कुर्सी खराब टूट गई तो कितनी होगी? आपने कहा 6 एकम 6 78, 18 तो कुर्सियां टूट गई, 33 चेयर टूट गई, तो कुल कितनी टेबल बची? जो भी टेबल हमारे पास है, तो 108 टेबल थी, 18 उनमें से टूट गई, अभी 90 टेबल हमारे पास हैं। चेयर की बात करते हैं, 132 चेयर थी, उनमें से 33 खर टूट गई,
तो 99 चेयर मेरे पास है। इज इट क्लियर? ये दो कंडीशन अभी सामने आई। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक आदमी को एक टेबल और एक चेयर चाहिए। तो एक टेबल और एक चेयर की बात करें तो 90 टेबल है, तो 90 चेयर तो इसमें से ले सकते हैं। तो यानी 90 कॉम्बिनेशन बनेंगे एक टेबल प्लस चेयर का। भाई एक टेबल चेयर की बात करेंगे, बाकी 9 कुर्सियां बच जाएंगी। तो आदमी तभी काम कर सकता है जितनी टेबल उतनी कुर्सियां हो। तो 90 टेबल 90 कुर्सियां कॉमन है, जोड़े बनेंगे 90, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हुआ 90। तो 90 लोग काम कर सकते हैं। ये सवाल आपके सामने इस तरह के एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं, तो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्वेश्चंस। ओके, डोंट वरी। होप सो सवाल समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। कोई ऐसा मेरा साथी जिसको सवाल समझ में ना आया तो प्लीज लेट मी नो। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़े, एक और सवाल लिया जाए। सब लोग रेडी हैं? यस, एक और दिया गया पाई चार्ट। तो यानी पाई चार्ट तो आप सभी जानते हैं पाई चार्ट क्या होता है। दिया गया पाई चार्ट किसी विशेष कार्य के दौरान विभिन्न खेलों पर खर्च हुए अंशों को दर्शाता है, डिग्रियों में दिखाता है। यदि प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल खर्च की गई राशि 18 लाख रुपए है, 1,80,000 रुपए है, तो बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि टेनिस पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है? ये लगभग अधिक है, कौन बताएगा? 2,50,000, 3,60,000, 9 लाख या फिर 4,10,000? तो देखो ऐसे सवालों को करते समय बड़ी दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। टेंशन क्या होती है जब हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, आप सब समझना इस बात को कि ये जो बीच में जो आपको गोला दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये अंशों का होता है। तो पूरे पाई चार्ट में अगर हम सभी वर्गों को जोड़ें और उनका डिग्री में वैल्यू निकालें तो इट विल बी 360 डिग्री। वो 360 डिग्री होता है हमेशा। तो ये जो पार्ट निकले वो 360 डिग्री में से मिले, सबको जोड़ेगा तो 360 ही आएगा, क्योंकि एक सेंटर पर बने कोणों का टोटल 360 डिग्री होता है। इज इट क्लियर? 360 डिग्री समझ में आया? हम क्या करते हैं, हम पहले निकालेंगे बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल कितना था? आपने कहा 63 था 360 में से, और मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू था 1,80,000। यही तो है ना, 1,80,00,000। अब आपने देखा टेनिस की बात करते हैं, टेनिस पे कितना था 45, तो आप निकालेंगे 45/360 मल्टीप्लाई बाई 1,80,00,000। तो ये आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैंने क्या काम किया, मैंने छोटा सा काम किया। क्यों ना उसने बोला बास्केटबॉल और टेनिस, उनके अंश देखे, बास्केटबॉल का 63 था, टेनिस का 45 था। इन दोनों का अंतर कितना है? आपने कहा 63 माइनस 43, तो कितने डिग्री का अंतर है? 18 डिग्री का। तो क्यों मैं 18 से निकाल दूं, बात तो वही पड़ेगी। भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन से करने से बढ़िया तो यह है कि इन दोनों की छोटी कैलकुलेशन कर ली जाए। दोनों का अंतर 18 डिग्री था, कितने पर? 360 पर, मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, ऐसे। ओके, 18 दूनी 36, 20, 0 से 0 कट गया, 2 9 18, 9 लाख रुपए। दैट इज द राइट आंसर। समझ में आया? बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बी नहीं होगा, सी जवाब होगा। इज इट क्लियर नाउ? तो अब ऐसे नहीं करेंगे कि बास्केटबॉल का अलग निकालेंगे, टेनिस का अलग निकालेंगे, ये आपको प्रॉब्लम करेगा। तो अब क्या करेंगे, हम सिर्फ डिग्री को ही जोड़ लेंगे, डिग्री को घटा लेंगे। अभी क्लियर है सबको? यस कि नो? मुझे लगता है सब कुछ क्लियर होगा। ओके, तो आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं आपके सामने एक और सवाल क्या है। ओके, बढ़िया। तो नेक्स्ट सवाल की बात करें। ओके, यहां दिया गया ग्राफिक समान गति से चलते हुए एक बस द्वारा अनुसरण किए गए रैखिक पथ को दर्शाता है। देखो गति समान है, गति लगातार बराबर है, उस पथ को दर्शाता है। तो अध्ययन कीजिए कि, उत्तर दीजिए कि बस द्वारा 4.5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी। ग्राफ आपके सामने है, यहां पर बस का टाइम दिया है, घंटों में चलती है, और यहां पर उसकी दूरी दी है जो किलोमीटर में है। ठीक है ना? यहां पर शायद विजिबल होगा आपको। दिस इज समय 1:06, ये 1:06 लिखा है, 2:12, 3:18, 4:24 और 5:30, ये ग्राफ की पॉइंट्स हैं। जल्दी ही मैं लाने की कोशिश करूंगा रीजनिंग का नया बैच। अभी पहले, हाँ ये किलोमीटर है भाई। ओके, तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है सवाल के लिए।
बहुत सिंपल सवाल है और ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं, तो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट, प्लीज बी रेडी फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, यस, कोई जवाब ही नहीं दे रहा मुझे, क्या बात है, बड़ा सन्नाटा है भाई। हाँ जी, यस, ओके, इज इट क्लियर नाउ? समझते हैं। ए 27, देखो समझो, एक बस 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, ऐसे देखते हैं, 1 घंटे में 6 किलोमीटर, 2 घंटे में 12, 3 घंटे में 18, 4 घंटे में 24 और 5 घंटे में 30। तो यानी कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब क्या हुआ कि बस 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। यानी जब बस 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है तो 4.5 में कितना जाएगी, 4.5 में 6 की गुणाई तो करनी थी, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, तो 27 इज द राइट आंसर। क्लियर? कितना आसान सवाल था, चुटकियों में हो गया। हाँ कोई बात नहीं, यानी एनी बिल्कुल समझाएंगे, टेंशन मत लो। अभी क्लियर हुआ सवाल? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हो तो मुझे बता दो। क्लियर है? आसान था ना? गुड्डू, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सवाल में, इट्स इजी। एक और चलो, एक आसान सा सवाल, ₹2000 प्लस ₹500 प्लस ₹200 ₹100 प्लस 50 पैसे का योगफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। फाइंड द सम ऑफ द रुपीज गिवन एज गिवन। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है, लेट्स सी। ये तो समा है, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ओके, उम्मीद है आपके सवाल के जवाब बहुत अच्छे आएंगे। आसान था, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? ए देखो सिंपल है, 2000, 500, 700, 800, 2800 तो रुपए हो गए ना, 2800 प्लस 50 पैसे, तो 50 पैसे क्या लिखते हैं, आधा लिखते हैं ना इसको, तो 2800 रुपए 50 पैसे। कितना आंसर सही था? आप खामोखा टाइम लगा रहे हो, ऐसे सवालों में भी टाइम लगेगा तो कैसे काम चलेगा? तो ये सवाल तो बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं, इनमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल लिखा था वही जोड़ दे। बहुत बढ़िया, नहीं अब की बार सही दिया आपने, पसंद आ गया आपको। चलो कुछ पेडागॉगी भी हो जाए, देखते हैं पेडागॉगी क्या कहती है आपसे। 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होनी आवश्यक है? 1, गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में, योग का क्रम विनिमय गुण, गुणन का क्रम विनिमय गुण, गुणन योग पर वितरण के रूप में। देखते हैं जवाब। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ओके, देखते हैं। तो ये वर्ड लिखा है, देखो 2 अंक की गुणा करनी है आपको, या तो 2 अंक की गुणा करो या 1 अंक की दूसरे अंक के साथ गुणा करो। इसको किस तरह से सिखा सकते हैं आप? गुणन के विभाजन, भाई देखो a बराबर 1/a होता है, ये तो प्रतिलोम का नियम होगा, इसमें तो वो मतलब ही नहीं होता। योग का क्रम विनिमय क्या कहता है कि a में b जोड़ो बराबर b में a जोड़ो।
गुणा की कोई बात ही नहीं हो रही है। गुणन का क्रम में नियम देखो, ए बी बराबर बी ए होता है, यहां सिर्फ यानी ए गुणा बी, सिर्फ एक अंक की गुणा एक अंक के साथ दर्शाई जा रही है, लेकिन वो कह रहा है दो अंक भी होने चाहिए। तो गुणन का योग पर वितरण नियम क्या कहता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, यानी इसमें ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो हमेशा लागू होता है। नहीं बफरिंग तो नहीं हो रहा है, यहां तो सही चल रहा है सब कुछ। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, गुणन योग के वितरण के रूप में। ओके, चलिए एक और सवाल। गणित से भयभीत होने उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। एक, लैंगिक भेद। दो, मेरे बैग में रखा चैन में चार्जर। कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत या गणित की संरचना। किसको आप सही मानते हैं? लेट्स सी क्या होगा जवाब। लेट्स सी, देखते हैं आपका जवाब क्या है भाई। गणित से भयभीत होने के लिए, उसमें असफलता होने के लिए निम्नलिखित में से किसी कारण नहीं माना जा सकता है। क्लास तो चल रही है, यहां तो मेरे सामने ओके है। लैंगिक भेद, कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, यानी जेंडर डिफरेंसेस, क्लासरूम एक्सपीरियंस, सिंबॉलिक साइन, स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखो समझने की कोशिश करना इस सवाल को, क्या है इसमें। गणित की संरचना एक मुख्य कारक होती है, एक मुख्य फैक्टर होती है जिससे बच्चा डरने की कोशिश करता है। प्रतीकात्मक संकेत को समझ नहीं पाता, कक्षा कक्ष के अनुभव उसको प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन ये जो लैंगिक भेद है, यहां पर क्या यहां पर आप देखें ऐसे, ये हमारी राम प्यारी, राम प्यारी क्या बोली, बोली मास्टर जी हमको पास कर दो मास्टर जी। मास्टर बोले काहे, हम लड़की है ना, हमको गणित नहीं आता, तो अब हमें पास कर दो। तो क्या ये सही बात है? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसी भी बालक का जेंडर बेस गणित पढ़ने या ना पढ़ने का कारण नहीं हो सकता। एक लड़का बोला, हमारे टिल्लू भैया आ गए, बोले मास्टर जी आपने राम प्यारी को तो पास कर दिया गणित में, ड्राइंग मुझे भी नहीं आती क्योंकि मैं लड़का हूं तो मुझे भी पास कर दो। तो हर एक बच्चा अपने जेंडर बेस के आधार पर पास होने की कोशिश करेगा, जो गलत है। इसलिए राइट ऑप्शन था लैंगिक भेद, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए लैंगिक भेद कारण नहीं हो सकता, जेंडर बेस नहीं हो सकता। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके। दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ए, गिनतारा, जियो बोर्ड, मोती की माला, ग्राफ पेपर। इनमें से कौन सा दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए, आप डेसिमल नंबर सिस्टम के सम की बात कर रहे हैं, इसको पढ़ाने के लिए कौन सा शिक्षण अधिगम का कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, गिनतारा ऐसा होता है जिसके अंदर कुछ वायर्स होते हैं और यहां कलरफुल बॉल्स लगी होती हैं ऐसे करके, शायद आपने देखा होगा गिनतारा जरूर ऐसे करके, कुछ इस तरह की बॉल्स उसमें होती हैं जिनको हम हमेशा बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे करके। तो वो डिफरेंट कलर की बॉल्स होती है, किस लिए यूज होता है, ये किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है प्लेस वैल्यू को समझने के लिए, ये यूज होता है गिनती को समझने के लिए, काउंटिंग को समझने के लिए, गिनती की अवधारणा को समझने के लिए, ठीक है ना। बात करते हैं जियो बोर्ड की। ये क्या होता है, लकड़ी का बोर्ड होता है ऐसे, इस लकड़ी के बोर्ड में इक्वल डिस्टेंस पर ऑल पिन्स लगे होते हैं ऐसे करके, समान दूरी पर ऐसे, और बालक को आप रबड़ बैंड की सहायता से आकृतियों का निर्माण करना सिखाते हैं। जैसे आपने इन चारों पर एक लगा दिया ऐसे, एक आयत बना,
ओके, आपने एक रबड़ बैंड ऐसे लगा दिया तो एक त्रिभुज बना। तो ज्यामिति की संकल्पनाओं को समझने के लिए, ज्यामिति की संकल्पनाओं को समझने के लिए आप जियो बोर्ड का यूज करते हैं। फिर मोतियों की माला किस लिए यूज होती है? मोती की माला कुछ इस तरह से होती है जिसके अंदर इस तरह के मोती लगे होते हैं। इसमें कलरफुल मोती होते हैं इसके अंदर भी, ठीक है ना, ऐसे काले पीले सफेद नीले इस तरह के मोती। तो बालक यहाँ के सीखता है इस मोतियों की माला से वो इविनोड का कंसेप्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक तो वो इविन ऑड की संकल्पना को मजबूत करता है और साथ में मजबूती किसकी लाता है, साथ में वो अपनी जो कटवा गिनती हैं उनको मजबूत करने की कोशिश करता है। ये होता है मोतियों की माला। अब ये ग्राफ पेपर के यहाँ बना देता हूं। ग्राफ पेपर एक ऐसा इक्विपमेंट है, इसको ग्रिड पेपर के नाम से भी जानते हैं, मैं लिख देता हूं। ग्राफ पेपर को ग्रिड पेपर भी कहा जा सकता है। ओके, ग्रिड पेपर का मतलब क्या होता है? 10x10 का ग्रिड पेपर होता है। मैं इसको हटा दूं अगर आप कहें तो मैं यहां बता देता हूं। ये कुछ इस तरह से होता है, 10x10 का हो। इसमें गणित की कॉपी देखिए ना आपने, वो मैथमेटिक्स की ऐसे वाला। और इसमें हम क्या करते हैं, एक नंबर को एक पॉइंट मानते हैं, ऐसे ऐसे ही। और हम इसमें संकल्पना को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 2 में 3 की गुणा करनी है, तो कैसे करूंगा? आप यहां से 2 वैल्यू चूज करोगे, 0.2, यहां से आपको 3 ले लिया 0.3, और क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, जो 2 थे ना यहां पर, ऐसे ऐसे करके। क्या किताबों में क्या बना होगा आपकी, 10x10 का मानना है इसको। यहाँ 3 है तो 3 को ऐसे काट देंगे, 1 2 3, ऐसे ऐसे, वो ऐसे काट देगा सबको, ठीक है ना। तो जहां पर ये डबल पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, 2 पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये जो 2 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 0.06 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये संख्या 1 काट रही, तो यहाँ पॉइंट 1 था, अब ये 2 बार क्रॉस हो गया तो ये 0.2 लग गया। तो इस संकल्पना को समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? दैट इज ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर। इज इट क्लियर? चारों डायग्राम मैंने आपको बता दिए हैं, कैसे ये काम करते हैं, कैसे समझते हैं। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। ओके, आगे बढ़े, चलो आगे देख लेते हैं। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। दो बच्चे जो हैं कक्षा 4 के अधिकतर क्या सोचते हैं कि अगर 2 की गुणा, जैसे आप बच्चे करते हैं ना, 3 में 2 की गुणा करी तो 6 हो गया, 4 में 3 की गुणा करी तो 12 हो गया। तो जब भी आप गुणा करते हैं तो दोनों नंबर से गुणा बड़ी आती है, ऐसा बच्चे सोचते हैं, आप भी सोचते हैं। आप उनको कैसे समझाओगे, कैसे प्रदर्शित करोगे कि हमेशा सही नहीं होता, ये गलत भी होता है, तो उसको आप कैसे समझाओगे, किसकी हेल्प से समझाओगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करेंगे, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, इसे संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ये 2 दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि का प्रयोग करके। देखता हूं जवाब क्या मिलता है, तेजी से दीजिएगा। ओके, जवाब आमंत्रित हैं आपके। आप कैसे सिद्ध करोगे बच्चों को कि भाई ये हमेशा सही नहीं होता? ए, सबसे पहले मुझे जवाब मिला ए, ये सौरभ जी ने कहा ए, बाकी सब लोग क्या कहते हैं? ए, सौरभ ने दोबारा से ए कहा, बिल्कुल सही जवाब है। अभी मैंने समझाया, देखो पीछे वाले स्लाइड पर आप देखो, मैंने ग्रिड पेपर बताया था ना, अगर आप 2 संख्याओं को गुणा करते 0.2 और 0.3, इन दोनों की गुणा करते हो तो ये 2 बार कट गया, 0.06 आ गया। तो दोनों गुणा हमेशा बराबर नहीं होती, वो छोटी भी हो सकती हैं। आप ग्रिड पेपर की हेल्प से या ग्राफ पेपर की हेल्प से समझाओगे। अभी मैंने बताया था आपको, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको ये समझाया था, याद है ना? तो गलत कैसे हो गया फिर? ये गलत तो नहीं होना चाहिए था भाई। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, आपने समझा है तो अच्छा ही समझा होगा। एक और सवाल देखते हैं आगे क्या मिलता है इसका जवाब। अंजू, गुड आफ्टरनून। ओके,
प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप के संदर्भ को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। अब ये जो प्रमाणिक अप्रमाणिक है इसको समझ लो, इससे फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर बच्चा कैसे मापों के संदर्भ को समझता है। यस, कोई जवाब नहीं, सन्नाटा ही सन्नाटा है भाई। क्या हो गया ऐसा कि सन्नाटे छाए हो? चलो देख लो। जब भी बालक मेजरमेंट यानी माप को पढ़ता है तो उसको पढ़ने के 4 स्टेप्स हैं। माप को पढ़ने के टोटल 4 स्टेप माने गए हैं। मैं लिख देता हूं। पहला स्टेप क्या है? दैट इज ऑब्जर्वेशन। पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, फिर हिंदी में लिखूंगा। दूसरा स्टेप होता है यूज ऑफ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। तीसरा होता है यूज ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। और चौथा होता है रिलेशन अमंग यूनिट्स। हिंदी में लिख देता हूं। पहला होता है प्रेक्षण, दूसरा होता है अप्रमाणित मापें, तीसरा होता है प्रमाणिक माप, और चौथा होता है संबंध। इज इट क्लियर? तो ये 4 स्टेप में बच्चा माप को पूरा करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमेशा ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये। अब बताओ ऑप्शन क्या होना चाहिए? प्रेक्षण में सबसे पहले बच्चा ऑब्जर्व करता है, फिर वो अप्रमाणिक मापों को सीखता है। जैसे तुम्हें पता है रात मेरे पापा इतनी सारी चॉकलेट लेके आए मेरे लिए। जो इतना सारा वर्ड है कि इतनी सारी चॉकलेट लेके आए, बस वही अप्रमाणिक है। इतना सा भाई, इतनी सी चीज मुझे इतना सा दे दे, बस ये इतना सा, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? सबसे पहले बच्चा अप्रमाणिक मापों को सीखता है, और वो सीखना भी चाहिए क्योंकि उसी से वो प्रमाणिक मापों की महत्ता को समझता है। इसलिए प्रमाणिक मापों का उपयोग हमेशा अप्रमाणिक मापों के बाद ही किया जाता है और करना भी चाहिए। सही जवाब क्या है? राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो बढ़ते हैं आगे। चारों स्टेप समझ में आ गए होंगे। एक और सवाल देख लेते हैं आपके सामने। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषय को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का प्रयोग किया जा सकता है? 1. क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक, सर्वेक्षण, परियोजना या जांच सूची। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा या जांच सूची। सवाल बड़ा आसान है, आसानी से चाहूंगा जवाब दीजिएगा। तो क्या होगा आपका जवाब? याद रखिएगा, एनसीएफ कहता है कि बालक को उसके दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाओ। तो यहां पर कौन सा ऐसा टाइटल्स हैं जो बालक की अंतर्दर्शी मतलब होता है, अंतर्दर्शी मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी, नहीं, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ने की जो प्रणाली है उसको अंतर्दर्शी कहते हैं। ठीक है ना? और दैनिक जीवन से संबंधित बने। तो इसके लिए आपका जवाब क्या होगा समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं नीचे से, जांच सूची। जांच सूची का मतलब होता है इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं इसको? इंडेक्सिंग। किसी बच्चे की पड़ताल सूची, जिसको चेकलिस्ट बोलते हैं। तो बच्चे की चेकलिस्ट बनाना ना ही तो अंतर्दर्शी में आता है और ना ही उसको दैनिक जीवन से जोड़ता है। इसके साथ जांच सूची इसमें यह भी नहीं हो सकता। ड्रिल वर्क क्या होता है? ड्रिल वर्क नहीं है। ड्रिल वर्क क्या है? ड्रिल वर्कशीट। तो यानी ड्रिल के लिए कार्यपत्रांक, वर्कशीट देना।
वर्कशीट जो होती है वो बेसिक काम के लिए दी जाती है, जो कि ना ही तो अंतर्दर्शी समझ को डिनोट करेगी और ना ही दैनिक जीवन से जोड़ेगी। अगर आपको दैनिक जीवन से किसी व्यक्ति को जुड़वाना है, बच्चे को जुड़वाना, तो क्या करेंगे, क्षेत्रीय भ्रमण। क्योंकि बालक जब किसी क्षेत्र को भ्रमण करता है तो वो उसके आपसी चीजों को जानता है, क्यों वो चीज वहां पर एग्जिस्ट करती है, उसका वो कारण पता लगाता है, तो उसको बोलते हैं क्षेत्रीय भ्रमण, जो आपको क्या करता है, दूसरे विषयों के साथ जोड़ता है, साथ में वास्तविक जिंदगी से जोड़ता है। सेम प्रोजेक्ट और सेम परियोजना, यानी सर्वेक्षण, सर्वे मेथड जो था वो भी यही करता है, और साथ में परियोजना यदि प्रोजेक्ट जब भी होते हैं वो रियलिस्टिक अप्रोच होते हैं, वो रियल बेस्ड होते हैं, रियलिटी पर बेस्ड होते हैं। इसलिए ये 4 बजे होती है क्लास स्टार्ट, लेकिन आज जल्दी हो गई थी हुसैन जी, या जल्दी हो गई थी, वैसे डेली 4 बजे होती है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बढ़िया है। आगे बढ़ जाऊं, एक सवाल और ले लूं, चलो तो ये रहा। गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए, दृष्टिबाधित जानते हैं तो दिव्यांग होते हैं, निम्नलिखित में से किन का प्रयोग शिक्षा के संसाधनों के रूप में किया जा सकता है। जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए इनमें से कौन सा टीएलएम्स हैं, कौन से साधन है जिनको वो प्रयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर संख्या चार्ट जियो बोर्ड, टेलर का गिनतारा भिन्न का किट संख्या चार्ट, संख्या चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड, टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड, इनमें से किन चीजों को वो यूज कर सकते हैं। तो देखता हूं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। यस, उम्मीद है आपका आंसर एकदम सही होगा, अच्छा होगा, स्वस्थ तरीके से आपका उत्तर आना चाहिए। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। जल्दी से दीजिएगा आंसर। वो गए ऊपर, अच्छा ओके। कोई शांति सन्नाटा। देखो, जो बच्चे देख नहीं सकते वो संख्या चार्ट को नहीं चला सकते, क्योंकि संख्या चार्ट एक चार्ट है जिसको देखकर समझा जाता है, उसको स्पर्श करके छू के नहीं समझ सकते, है ना। तो इसमें भी था संख्या चार्ट, तो और इसमें भी संख्या चार्ट था। टेलर का गिनतारा, जिसको ब्रेल अबकस के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर, बालक बिना कंप्यूटर को छूकर स्पर्श कर, जो दिव्यांग बच्चे हैं वो कंप्यूटर को आसानी से चला लेते हैं। और साथ में जियो बोर्ड भी एक स्पर्श तरीका है जो स्पर्श करके ऑल पिन्स को देखकर आकृतियों को समझाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है सभी सवालों के जवाबों के लिए। क्लियर है। जबकि संख्या चार्ट, बाकी तो सब ठीक था, ये जो संख्या चार्ट है, संख्या चार्ट दृष्टिबाधितों के दृष्टि से सही नहीं, क्योंकि चार्ट होता है और चार्ट को बच्चा स्पर्श करके महसूस नहीं कर सकता। क्लियर है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे, अर्थात वो बच्चे जिनका वर्ग आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। वो किस सेट में, जो ये तीन तीन चीज का सेट दिया है, इनमें से किस में निपुण होती है। जो कक्षा 8 से कक्षा 9 सॉरी वर्ष 8 से 9, जिनकी उम्र 8 से 9 वर्ष है, वो किस में निपुण होते हैं। पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्तता, वर्गीकरण, प्रतिवर्तता, अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तता, अनुपातिक विवेचन, या फिर पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण या अनुपातिक विवेचन। देते हैं जवाब, क्या मिलता है आपका, तेजी से दीजिएगा आंसर। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। देखो, पहले ये सोचो कक्षा 8 से 9 का बच्चा कौन सी क्लास में होता है। अगर मैं कक्षा 8 से 9 की बात करूं, हालांकि मैं बात करूं 7 से जो 11 वर्ष का बच्चा होता है वो अमूर्त चिंतन पर होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर होता है, इनफॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पर होता है। और वो कौन सी क्लास में होता है, वो क्लास 3 से 4 में हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 में हो सकता है, क्योंकि 8 से 9 दिया था, तो वो कक्षा 2, हाँ 3 और 3 6, हाँ 3 या 4 का विद्यार्थी हो सकता है, इनमें से किसी भी कक्षा में हो सकता है एज पर द एज। तो कक्षा 3 या 4 का भी, मैं 2 को छोड़ दूं, 3 और 4 के बच्चे की अगर मैं बात करता हूँ, तो कक्षा 3 और 4 में बच्चा क्या नहीं जानता, कोई बताएगा मुझे। आपके कमेंट मुझे नहीं मिल रहे किसी के भी, क्या बात है भाई, आपके कमेंट मुझे नहीं मिल रहे, क्या बात है। कक्षा 3 और 4 का बच्चा
क्या वो अनुपात रेशो एनालिसिस को जानता? नहीं, रेशो एनालिसिस का चैप्टर उसके सब्जेक्ट में नहीं है। कक्षा 6 में रेशो एनालिसिस का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यानी पंक्तिबद्धता, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट इन रो, यानी अलाइनमेंट करना, रो में अरेंज करना। वर्गीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन करना कि इवन नंबर कौन से, ऑड नंबर कौन से, सम संख्या कौन सी, विषम संख्या कौन सी है। और प्रतिवर्तता का मतलब होता है दैट इज रिवर्सिबिलिटी, संख्याओं को उल्टी तरफ से पढ़ना। जैसे आप पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ऐसे बच्चा 100 से वापस पढ़ता है 100 99 98 97 96 95 94 93 92 90, इस तरह से वो बैक में भी चलता है। तो अगर वो रिवर्स में पढ़ना शुरू कर देता है, वो कक्षा 3 से 4 तक के बीच की ही बात है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? हो तो मुझे बता दो। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपका जानकर जवाब, दैट्स वेरी नाइस। क्लियर है? एक और सवाल लिया जाए फिर तो। चलो, कक्षा 2 के एक शिक्षक ने जब एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, सारी वस्तु गिनने के लिए, जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था, विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की, एक लाइन में लगा दी सारी। उसने 10 वस्तुओं को स्थान पर कहा, 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के सिद्धांत, किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? वो किन सिद्धांतों की कठिनाई की बात कर रहा है? अमूर्तन सिद्धांत, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, एकांकी संगतता का सिद्धांत। प्रणाम राजवीर, कैसे हैं आप? स्वागत है राजवीर आपका। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। आज कुछ नेट गड़बड़ कर रहा है, मुझे लग रहा है, बच्चे बोल रहे हैं बार बार। ओके ओके, डी, डी का। देखिए, ये जो वस्तुओं को गिनने की बात कर रहा है, मैं बताता हूं, इनमें समझो। इसका सही जवाब है अमूर्तन और असंगतता का सिद्धांत, क्योंकि बच्चे ने अमूर्तन सिद्धांत का मतलब हो तो वो एक साथ गिन देता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। अमूर्तन मतलब वो उसको मूर्त रूप से चीजों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो उसे अमूर्तन का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो वस्तुओं को ऑरली नहीं गिन पा रहा, वो पहले उनसे क्रम में लगाया। तो क्योंकि गणित का जो रूल होता है वो होता है अमूर्त से अमूर्त की ओर। तो हमारा काम होता है बालक में अमूर्त चिंतन की स्थापना करना। हमारा मतलब होता है बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को पैदा करना। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो यहाँ पर बच्चा प्रॉब्लम उसी में तो कर रहा है, उसने वस्तु नहीं गिनी। उसने पहले क्या काम करा, उसने इस तरह से गिना कि 2 पेन हैं, तो ये तो मूर्त अवस्था होगी ना। तो इससे प्रॉब्लम किस में हो रही है? अमूर्तन का सिद्धांत। और असंगतता क्रम का मतलब क्या है? क्योंकि वो ऐसा नहीं कि उसने हमने ये कहा कि इनको अरेंज करो, पहले पेन कितने, कॉपी कितनी, रबड़ कितनी, ना। उसका जिसका मन करेगा उसको पहले लगाएगा, चाहे तो वो 2 पेन पहले गिन ले, चाहे 5 रबड़ पहले गिन ले। तो वो असंगत क्रम का सिद्धांत भी उसके साथ प्रॉब्लम में आ रहा है। क्लियर है? क्या हो रहा था? अच्छा, कहाँ? अरे क्या बात, इसको बुलाया था कई दिन से। ओके, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इज इट क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? ओके, बात समझ में आ गई? डन? एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 धाएं लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थी ने 34 के स्थान पर लिखा। एक शिक्षिका ने रूप में आप इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे, ये आपको बताना, कैसे एक्सप्लेन करोगे। मेरी क्लास का टाइमिंग 4 बजे होता है डेली, लेकिन आज जल्दी हो रही है। ओके, तो उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगे। हमेशा दाएं और इकाई के स्तंभों में लिखने के सिखाएंगे, जिससे कोई
प्रॉब्लम ना हो। स्तंभ विधि के अध्ययन करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी, विद्यार्थी को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। तो चलो 24 मिनट कर दो। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो बताओ जल्दी से आंसर क्या है। देखते हैं राइट ऑप्शन क्या होगा। अब दही ना रहा है। ओके, बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो कक्षा 2 से विद्यार्थी 4 इकाई और 3 धाई लिखो। तो भाई 4 इकाई और 3 धाई उसने बोला ऐसे लिखने के लिए। तो कुछ विद्यार्थी ने 34 के स्थान पर 43 लिख दिया, छोटा हुआ है, दैट इज 43 लिख दिया। तो प्रॉब्लम क्या है, आप कैसे बताएंगे उसको? 34 लिखना था ना 3 धाई, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है उसे बताएंगे गलत और फिर सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगे, या फिर हमेशा दाएं और इकाई के स्तंभों में लिखने के सिखाएंगे जिससे कि कोई गलती ना हो। स्तंभ विधि का अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी, विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करेंगे। तो देखो, आपने गणित की कॉपी पढ़ी होगी ऐसे, गणित की कॉपी बचपन में ऐसी होती थी ना आपकी, जहां पर बच्चे को बोलते थे भाई इसमें क्या लिखना है, 3 धाई 4 इकाई ऐसे। तो ये इकाई का कॉलम, ये धाई का कॉलम, सैकड़े का, ऐसे बताते थे बचपन में। तो आप बच्चे को क्या बोलेंगे कि हमेशा उसको बोलेंगे धाई की वैल्यू धाई वाले कॉलम में लिखो, इकाई की वैल्यू इकाई वाले कॉलम में लिखो। ठीक है ना? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आज समझ में आ गई? हाँ कि ना, यस के नो? क्लियर है? यस तो एक बार जल्दी से बताओ और आगे बढ़े फिर। बढ़िया। एक और सवाल, बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से आंसर दे दो इसका। 25 + 3/100 + 4/1000 का उत्तर क्या होगा? देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। ओके, वेरी गुड। सी, आसान सवाल है, देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। देखो कितना आसान था। 25, अब देखो अगर मैं इसको ऐसे करूं, 25 + 3/100 + 4/1000, तो आप इसका एलसीएम 1000 लेंगे ऐसे करके। अब 25 में अगर गुणा कर दो, आप क्या करेंगे? आपने कहा 25,000 हो जाएगा सीधा, प्लस 3 के आगे 1 0 लगा दो, 30 + 4, तो कितना हुआ? 25,034 बटा 1000, 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो क्या हुआ? 25.034 इज द राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आ गई? हैप्पी टीचर रुचि, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ूं? बढ़िया, एक और सवाल। 2 अंकों की महत्तम अभाज्य संख्या के अंकों के वर्गों का योगफल कितना है? 2 अंकों की महत्तम अभाज्य संख्या यानी 2 डिजिट प्राइम नंबर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट्स आर व्हाट? 148, 130, 97, 118। व्हाट इज द राइट आंसर? क्यों सब गए? रुक जाओ 1 मिनट, अभी 5 मिनट रुक जाओ। ओके, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? क्लियर है? डन? तो जवाब क्या मिलना चाहिए आप लोगों का, यही तो इंतजार है। देखो समझो, सबसे पहले देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? ये तो आप सब जानते हैं कि भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 100 होती है, तो इससे छोटी क्या होगी? 97।
तो 97 सबसे बड़ा 2 नंबर का प्राइम नंबर है। बात समझ में आ रही है? द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज 97। उसने बोला इसके अंकों का वर्ग का योग, तो 9 का वर्ग जमा 7 का वर्ग, तो 9 9 81, 7 7 49, तो 130 सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यहां पर ऐसे लॉजिकल सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं जो सवाल आपको आते तो हैं लेकिन आपको कंफ्यूज कर देते हैं, और वो कंफ्यूज आपको नहीं होने का है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई इशू कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ओके डन, क्लियर है सबका? कोई ऐसा मेरे साथ जिसको क्लियर ना हो? क्लियर है ना सबको? यस के नो? यस सी, बहुत बढ़िया जवाब, एकदम सी इज द राइट आंसर। तो एक और सवाल की तरफ बढ़ाते हैं जवाब और देखते हैं एक और सवाल क्या होता है। एक पानी की टंकी का 1/4 भाग 10 मिनट में भरा जाता है। एक पानी की टंकी है, उसका भाग 1/4 भाग 10 मिनट में भरा जाता है। क्लियर? टंकी का शेष भाग कितने मिनट में भरा जाएगा? तो जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। लेट्स सी। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। हाँ ओ कोई बात नहीं राजवीर, आपका नेट स्लो तो कोई बात नहीं है। तो एक टंकी का भाग 1/4 भाग 10 मिनट में भरा जाता है। टंकी का शेष भाग कितने मिनट में भरा जाएगा ये आपको बताना है। इसकी जाली निकाल कर साफ, जाली अटी पड़ी इसकी, मेज कुर्सी ले लो, मुझे कुर्सी दे देना। ओके यस, तो जवाब क्या होगा? उम्मीद है आपकी जवाब मिलेगा बढ़िया बढ़िया और कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। सवाल बहुत सिंपल सवाल है, जवाब ओ देखो भाई, एक टंकी का 1/4 भाग 10 मिनट में भरा जाता है, तो पूरा भाग कितने में भरा जाएगा? 10 × 4, 40 मिनट में। तो 40 मिनट में वो भाग भरा जाएगा। क्लियर? 40 मिनट में उस भाग को आप भरोगे। यहां तक तो बात समझ में आ गई। उसने क्या कहा? टंकी का शेष भाग। अब देखो 1/4 भाग भरता था 10 मिनट में, अब शेष कितना है? आपने कहा 3/4 शेष बचा हुआ है। तो भाई 1/4 जब 10 मिनट में भरा जाता है तो बाकी का भाग कितने में भरा जाएगा? पूरा भाग भरा जाता है 40 मिनट में। 40 में से 10 निकालो, आपने कहा 30 मिनट में भर जाएगा। तो 30 मिनट नहीं, आधा घंटे में, और बहुत बढ़िया सरिता, आधा घंटे में वो पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जवाब आप लोगों की तरफ से मुझे मिल रहा है। दैट्स वेरी नाइस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी नहीं चाहिए। ओके बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एकदम सही रहेगी, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। इज इट क्लियर नाउ? यस के नो? बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं एकदम सही सही आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो फिर डरने वाली क्या बात है। आप जल्दी से आज के सेशन को सब शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और हो सके तो जल्दी से सेशन को आगे भी बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, जब तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो चलता हूं जल्दी से, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।